बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिसइंफेक्शन स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने फिजिकल मेथड्स स्टडी किए थे और फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन में कुछ टर्म्स डिस्कस की थी और फिर आज जो है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है या एंटीमाइक्रोबियल एक्शन होता है। The potency or effectiveness of a chemical antimicrobial agent is affected by time, temperature, pH and concentration. अगर हम बात करें केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है उस केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की उनका जो एक्शन आएगा वो डिपेंड करेगा टाइम पे, टेम्परेचर पे, पीएच पे और कंसंट्रेशन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था ये पॉइंट कि आपको जो भी आप केमिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टाइम की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप जो है उसको कितने टाइम के लिए रख रहे हैं या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है टाइम की। उसके अलावा है टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना है और उसके अलावा पीएच, क्योंकि पीएच जो एक्शन है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का वो पीएच के अकॉर्डिंग भी होता है कि पीएच जो है वो हाई कंसंट्रेशन रखनी है, हाई पीएच रखनी है, लोअर है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। और उसके अलावा कंसंट्रेशन, कि किस कंसंट्रेशन से जो है वो केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज होते हैं। तो वन बाय वन करके हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। The death rate of organism is affected by the length of time the organisms are exposed to the antimicrobial agent, as was explained earlier for heat. जब हमने हीट का मेथड पढ़ा था, जब हम फिजिकल मेथड्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि आप जो मटेरियल जो एक्सपोज कर रहे हो उस एजेंट से या स्टेरिलाइजेशन करवाना है या डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होना है तो उसका भी एक टाइम होगा कि आपने कितने टाइम तक उसको रखना है या कौन सा टाइम पीरियड आपने देना है। So the death rate of organism is affected by the length of time the organisms are exposed. जो एजेंट यूज हो रहे हैं कितने टाइम के लिए जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो उससे एक्सपोज हो रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है उस एजेंट की प्रॉपर्टी पे या जो एजेंट यूज हो रहे हैं, केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं, तो एक टाइम जो लेंथ ऑफ टाइम है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है कि कितना टाइम जो है वो उसको दिया जा रहा है और जितना टाइम प्रोवाइड करेंगे तो डेथ रेट जो ऑर्गेनिज्म का होगा वो भी अफेक्टेड होगा उस टाइम से। Thus, adequate time should always be allowed for an agent to kill the maximum number of organisms. मतलब जो टाइम प्रोवाइड करना है एडिक्वेट टाइम इतना होना चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो सके। अब बात करते हैं पीएच की। एसिडिक or alkaline pH can increase or decrease the agent's potency. pH का जो फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है।
A pH that increases the degree of ionization of a chemical agent often increases its ability to penetrate a cell. अब वो pH अगर हम यूज करते हैं जो इंक्रीज करे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उस केमिकल एजेंट की, तो इससे ये होगा कि जो केमिकल एजेंट यूज हो रहा है वो ज्यादा पेनिट्रेट होगा सेल में. And such a pH can also alter the content of the cell itself. जाहिर पेनिट्रेट होने के लिए भी एक डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन रिक्वायर होगा, उसके लिए भी पीएच रिक्वायर होगी, और उससे जो है उस और जो पीएच है उसको भी ऑल्टर कर सकता है कंटेंट ऑफ सेल. जो कंटेंट प्रेजेंट है सेल में तो वो भी ऑल्टर हो सकते हैं उस पीएच से. High concentrations may be bactericidal, whereas lower concentration may be bacteriostatic. ठीक है, यहाँ जो है वो कंसंट्रेशन के हवाले से बात हो रही है कि अगर जो है वो हायर कंसंट्रेशन यूज हो रही है तो उसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट आता है. बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट मीन्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल होंगे. अगर हम लोअर कंसंट्रेशन की बात करें तो उसका बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट आता है, मीन्स के उसकी ग्रोथ जो है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जितने भी एजेंट्स यूज हो रहे हैं सबके लिए जो है वो ये रूल फॉलो हो. कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते. जो बात हो रही है कि अगर हाई कंसंट्रेशन में यूज हो रहा है तो उसका बैक्टीरियाल इफेक्ट ही आएगा. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर एक्सेप्शंस टू द रूल अबाउट इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन. They have long been believed to be more potent at 70% than at higher concentration. यहाँ पे इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात हो रही है कि इनका जो एक्शन आएगा या वो पोटेंट तब होंगे जब वो 70% की कंसंट्रेशन यूज होगी. लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन अगर यूज होगी तो वो उतने पोटेंट नहीं रहेंगे जितने के वो 70% है. Although they are also effective at up to 99% concentration. इफेक्टिव तो खैर वो रहेगी वो जो एजेंट है या जो यूज हो रहे हैं एजेंट या इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पे तो उसमें ये है कि एक कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इफेक्टिव तो तब भी है, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं उनकी पोटेंसी की बात हो रही है कि वो 70% के कंसंट्रेशन यूज हो रही है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह वेरी करता है कि एजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं. अब ये कुछ स्पेसिफिक केमिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो केमिकल्स यूज होते हैं या जो कंपाउंड यूज किए जाते हैं एजेंट्स में तो वो डिस्कस कर लेते हैं जो अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन देते हैं. सबसे पहले है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ये डेली लाइफ में डेली रूटीन में बहुत इसका यूजेज है, चाहे सोप्स हों या डिटर्जेंट्स हैं, इनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है. Soaps and detergents remove microbes, oily substances and dirt. सोप्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं और ऑयली सब्सटेंस है उसको भी जो है वो क्लियर करते हैं या कोई डर्ट है उसको भी रिमूव करते हैं. और स्क्रबिंग का मेथड होता है क्योंकि स्क्रबिंग ग्रेटली इनहेंसेस देयर एक्शन. स्क्रबिंग की जाती है ताकि जो है उसका उसी से ही जो है उसका एक्शन आएगा. इनफैक्ट vigorous hand washing is one of the easiest and cheapest means of preventing the spread of disease among patients in hospitals, in medical and dental offices, among employees and patrons in food establishments, and among family members.
सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, और यहाँ पे अब एग्जांपल है हैंड वॉशिंग की कि अगर प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो है हमारी डेली रूटीन में इसका फंक्शन है, प्रॉपर है, बल्कि तो इससे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है स्प्रेड ऑफ डिजीज। जाहिर है अगर पहले से ही हैंड वॉशिंग अगर बहुत कॉमनली ये प्रैक्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है हर जगह पे, तो इससे ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़ाहिर रिमूव हो जाते हैं। तो इसका जो इफेक्ट आता है वो आता है कि पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में हैं, अगर डायरेक्टली जो है आप पेशेंट से जो है वो डील करते हो, हॉस्पिटल की अगर बात हम करें तो जाहिर है पेशेंट है ऑलरेडी जो है इन्फेक्शन है कोई या कोई ऑर्गेनिज्म, जाहिर है कुछ सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप एक्सपोज होते हो उन ऑर्गेनिज्म से। तो अगर बिल्कुल हैंड वॉश किया जाए, मतलब प्रैक्टिस रखी जाए, तो फिर इससे आप जो प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को भी और दूसरों को भी ऑर्गेनिजम्स को स्प्रेड करने। हॉस्पिटल्स हो गए या मेडिकल एंड डेंटल ऑफिसेज हैं या क्लिनिक्स की बात मतलब बोलिए यहाँ पे कि अगर इस तरह के क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, पेशेंट्स आते हैं, तो इसीलिए वहाँ भी ये हैंड वॉशिंग का जो मैकेनिज्म है वो होना चाहिए। अमंग एम्प्लॉयज़, भी अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस तरह जो है वो हमें हाइजीन रखनी है कि दूसरों को भी बचाना है डिजीज होने से और खुद को भी प्रिवेंट करना है। इवन के फूड स्टैब्लिशमेंट हैं या जो इदारे ऐसे हैं जहाँ फूड का जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या जहाँ फूड स्टैब्लिशमेंट की जो जहाँ ऑफिस हैं, तो वहाँ पे भी जो है इस तरह की ख्याल रखना है, क्योंकि फूड है जाहिर है वो तो आपने यहाँ तो ज़्यादा ही इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपने अपने हाथ साफ होंगे तो आप जो है हैंडलिंग, क्योंकि फूड की हैंडलिंग होनी है, तो हाथ साफ होंगे तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। एंड अमंग फैमिली मेम्बर्स, ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ की बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो गई, हॉस्पिटल्स की बात हो गई, इसी तरह फैमिली में भी जो है घरों में अगर हम जो है एक दूसरे को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज से या ऑर्गेनिजम्स के स्प्रेड से, अगर हम प्रॉपर अपने हैंड वॉश करें। Soaps contain alkali and sodium। अब जो इसमें क्या प्रेजेंट होता है सोप में, तो उसमें अल्कली है और सोडियम है, एंड विल किल मेनी स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, Neisseria and will destroy influenza viruses। मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को भी इनहिबिट करता है ये, क्योंकि इसमें अल्कली और सोडियम प्रेजेंट है। उसके अलावा वायरसेस को भी, जैसे एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इनको जो है रिमूव करेगा अगर सोप्स यूज किए जा रहे हैं। Many pathogens that survive washing with soap can be killed by a disinfectant applied after washing। कुछ पैथोजेंस ऐसे भी हैं कि वो सर्वाइव कर जाते हैं वॉशिंग के बाद अगर हम सोप यूज कर रहे हैं। तो जहाँ हमें एक ये इस तरह रिस्क है या कोई हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि हैंड वॉश अगर सोप भी यूज किया जा रहा है तो उससे जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल नहीं हो या तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर डिसइंफेक्टेंट भी अप्लाई किए जाते हैं वॉशिंग के बाद। A common practice after washing and rinsing hands and inanimate object is to apply a 70% alcohol solution। अगर हम वॉशिंग की बात करें, चाहे वो हैंड्स की बात हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात हो, तो अगर चांसेस हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं या हमें पता है कि वो सही से जो है वो रिमूव नहीं हो रहा है, तो तब हम 70% अल्कोहल सोल्यूशन भी जो है वो यूज करते हैं आफ्टर वॉशिंग। Detergents, when used in weak concentration in wash water, allow the water to penetrate into all crevices and cause dirt and microorganisms to be lifted out and washed away। डिटर्जेंट सारे यूज़ किए जाते हैं जो उनको वाटर से जो है वो मिक्स किया जाता है। इससे ये है कि वाटर जो है वो पेनिट्रेट होगा,
जितने भी क्राइसेस हैं, होल्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है तो ये पेनिट्रेट होगा और जितने भी वहाँ पे डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लिफ्टेड आउट होंगे, मतलब बाहर की तरफ आएंगे या वॉश आउट हो जाएंगे इजी। Detergents are said to be cationic if they are positively charged and anionic if they are negatively charged. अब डिटर्जेंट्स हैं उनकी चार्ज के हवाले से भी बात हो रही है यहाँ पे। केटानिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं और एनायनिक डिटर्जेंट्स भी। अगर केटानिक है मीन्स के ये पॉजिटिवली चार्ज है और अगर एनायनिक है तो ये नेगेटिवली चार्ज। केटानिक डिटर्जेंट जो है वो यूज होते हैं फूड यूटेंसिल्स को सैनिटाइज करने के लिए और जो एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स के लिए एंड एज हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स। हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे भी जो है वो ये यूज होते हैं, डिटर्जेंट्स को घरों में यूज किए जाते हैं, तो वो ज़्यादातर वो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं और जो केटानिक डिटर्जेंट्स हैं वो जो फूड यूटेंसिल्स हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस इसी के लिए आता है क्योंकि एनायनिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू केटानिक, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो है वो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, तो अगर एनायनिक डिटर्जेंट से यूज होंगे तो वो रिपेल करेगा। तो इसीलिए एनायनिक डिटर्जेंट्स आर लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू केटानिक बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल रिपेल्स दैम। तो इसी के लिए जो है इनके फंक्शन में जो है वो डिफरेंस है कि केटानिक डिटर्जेंट्स कहाँ यूज हो रहे हैं और एनायनिक डिटर्जेंट्स कहाँ यूज हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एसिड्स एंड अल्कलीज। अल्कलीज में जो है soap itself is an example. Soap is a mild alkali and its alkaline properties help destroy microbes. सोप का जो है हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये माइक्रोब्स को जो है वो किल करने के लिए यूज किया जाता है, माइल्ड अल्कली है और उसकी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज की वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होंगे। अब एसिड्स की बात करते हैं। A number of organic acids are used as food preservatives. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स यूज हो रहे हैं वो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। स्पॉइलेज से जो है वो रोकेगा ये एजेंट। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं लैक्टिक एंड प्रोपियोनिक एसिड्स रिटार्ड मोल्ड ग्रोथ इन ब्रेड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। जैसे ब्रेड्स हैं, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे जो है वो मोल्ड ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो उनको रिटार्ड करने के लिए जो है लैक्टिक और प्रोपियोनिक एसिड जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, स्पॉइल ना हो। उसके अलावा बेंजोइक एसिड भी यूज किया जाता है। Benzoic acid and several of its derivatives are used to prevent fungal growth in soft drinks. जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वहाँ पे फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए भी बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है। उसके अलावा जो केचप है या दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे भी बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। फिर है sorbic acid and sorbates are used to prevent fungal growth in cheese and a variety of other foods. Sorbic acid या sorbates हैं वो भी फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं चीज में और कुछ दूसरी फूड प्रोडक्ट में, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। अब बात करते हैं हैवी मेटल्स की। Heavy metals used in chemical agents include selenium, mercury, copper and silver. अब
एज अ केमिकल एजेंट या केमिकल एजेंट जो यूज हो रहे हैं उसमें हैवी मेटल्स भी यूज किए जाते हैं, जिसमें सेलेनियम आता है, मर्करी है, कॉपर है और सिल्वर। Even tiny quantities of such metals can be very effective in inhibiting bacterial growth. अगर वो मेटल्स जो यूज किए जा रहे हैं उनके अगर टाइनी क्वांटिटी भी यूज होगी तो वो भी ज्यादा इफेक्ट देगी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। अब ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं मर्क्यूरेट एंड मर्क्यूरोक्रोम। Organic mercury compounds such as mercurate and mercurochrome are used to disinfect surface skin wounds. ये हैवी मेटल्स की एग्जांपल हैं जिसमें ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड्स की बात हो रही है और इनकी एग्जांपल हमारे पास आते हैं मर्क्यूरेट एंड मर्क्यूरोक्रोम, और वो भी जो सरफेस स्किन वुंड्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मर्क्यूरेट एंड मर्क्यूरोक्रोम are used to disinfect surface skin wounds. Such agents kill most bacteria in the vegetative state but do not kill spores. ये एजेंट्स जो हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं लेकिन उनके वेजिटेटिव स्टेट पे, मीन्स कि स्पोर्स जो है वो किल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अगर बैक्टीरिया की वेजिटेटिव स्टेट है, फॉर्म है, तो उसको जो है वो ये किल करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो एजेंट यूज किए जा रहे हैं तो वो स्पोर्स को भी किल करें। स्पोर्स को किल करने के लिए तो स्पोरिसाइड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, और कुछ एजेंट्स जो हैं वो स्पोर्स को किल नहीं करते, उनकी वेजिटेटिव स्टेट को जो है वो किल करेंगे उन बैक्टीरिया। तो मर्क्यूरेट है और मर्क्यूरोक्रोम है वो डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सरफेस स्किन वुंड्स में, और अगर हम इन्हीं हैवी मेटल्स की बात करें तो वेजिटेटिव स्टेट को जो है वो ज्यादा किल करेगा, लेकिन स्पोर्स को जो है वो नहीं। अच्छा, मर्क्यूरेट जो है उसका जो है टिंचर भी बनाया जाता है। मर्क्यूरेट इज जनरली प्रिपेयर्ड एज अ टिंचर दैट इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। अब जो टिंचर ये है मर्क्यूरेट का वो डिसॉल्व होता है अल्कोहल में, इससे ये होगा कि उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। Mercurate is generally prepared as a tincture that is dissolved in alcohol. The alcohol in a tincture may have a greater germicidal action than the heavy metal compound. मतलब अगर हम सिर्फ जो है वो हैवी मेटल कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद। इसीलिए जो मर्क्यूरेट है उसका टिंचर जो प्रिपेयर किया जाता है उसको डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में। So the alcohol in a tincture may have a greater germicidal action than the heavy metal compound. Thiaminocil, another organic mercury compound, can be used to disinfect skin and instruments and as a preservative for vaccines. जैसे हमने पहले भी ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड की बात की, तो यहाँ पे थायमिडोसिल जो है वो भी एक एग्जांपल है ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड का, और ये भी यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्किन के लिए, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उसके अलावा वैक्सीन्स में जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं तो उसमें ये कंपाउंड यूज होता है। It can be used to disinfect skin and instruments and as a preservative for vaccines. अब दूसरी एग्जांपल्स हैं इसमें, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड मर्क्यूरिक naphthalate inhibit both bacteria and fungi and are used as laboratory disinfectants.
लेबोरेटरी डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे ये यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बात करें फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की या मर्क्यूरिक नैप्थेनेट की, तो ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया को भी और फंगाई को भी। तो इसीलिए जो है जो लेबोरेटरी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। Selenium sulfide kills fungi, including spores. अब ये दूसरी हैवी मेटल की एग्जांपल है, सेलेनियम सल्फाइड, जो फंगाई को किल करते हैं उनके स्पोर्स के साथ। यहाँ पे जो है फंगाई है और उसके स्पोर्स की भी बात हो रही है। तो सेलेनियम सल्फाइड kills fungi as well as its spores. Preparations containing selenium are commonly used to treat fungal skin infections. जितने भी फंगल स्किन इन्फेक्शंस की जो प्रिपरेशंस होती हैं, जो यूज की जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें सेलेनियम यूज होता है ताकि उनकी जो है फंगाई हैं तो वो उनको इनहिबिट कर सके। तो जो फंगल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उसमें सेलेनियम सल्फाइड यूज किया जाता है उन प्रिपरेशंस। Shampoos that contain selenium are effective in controlling dandruff. इनके जो शैम्पूज यूज किए जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं फंगल, तो या उनके लिए अगर कोई शैम्पूज यूज हो रहे हैं या उन शैम्पू में अगर सेलेनियम प्रेजेंट है तो इससे डैंड्रफ कंट्रोल। शैम्पूज दैट कंटेन सेलेनियम आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डैंड्रफ। तो आज हमने कुछ केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी हर ग्रुप की। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन्हीं केमिकल एजेंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरी एग्जांपल्स।